तो गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर सीरीज में आज हम बात करेंगे जो अपना लगातार चलता आ रहा था ईयर एंड रिव्यू, वर्ष के अंत की समीक्षा, और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा साल 2025 में कौन सी उपलब्धियां हासिल की गई, उसने कौन से मिशन किए, कौन से नए तारे खोजे, कौन सी जगहों पर जो अपने स्पेस भेजे हैं नए सैटेलाइट, और कौन से टाइप की रॉकेट काम में ली गई, और भी नीचे जमीन के ऊपर कौन से सेंटर में क्या काम किया गया, वो सारी बातें तो हम देखेंगे ही। साथ में थोड़ा सा इसरो का बैकग्राउंड, और उसके बाद इसको शुरू करें। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, सभी जानते हैं, 1969। और ज्यादा आगे काम बढ़ाने के लिए फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डोस, है ना, और साथ में अंतरिक्ष आयोग, दोनों की स्थापना कब हुई, 1972 में। अभी वर्तमान में ये जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डोस जिसको कहते हैं, ये सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ताकि कोई भी कागजी कार्रवाई में टाइम ना लगे, क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके, और सीधा हायर लेवल पर डिसीजन लिए जा सके, और उनका एग्जीक्यूशन बड़ी तेजी से किया जा सके। अपन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखें तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में ये काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ जो वो स्पेस। इस समय पर जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके मिनिस्टर कौन है, राज्य मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह जी। और इसका सचिव कौन होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, इसरो का जो चेयरपर्सन होता है वो इसका सचिव होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वहीं पर है जहां पर इसरो का जो है वो हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु के अंदर, है ना। उसके बाद में थोड़ी सी और इसके बारे में बात करें, इसरो के बारे में, तो ये किस तरीके का संगठन इसरो, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके अंडर में कौन से इंस्टीट्यूट काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम इसरो। एक तो इसरो तो काम करता ही है, इसके अलावा कुछ इसरो को सैटेलाइट बनाने, रॉकेट को डिजाइन करने, मटेरियल बनाने, उसके विभिन्न एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग जगहों पर भारत सरकार ने अपनी रिसर्च लैब स्टेब्लिश कर रखी है, जिनमें से 2-3 के नाम प्रमुख तौर पर अपने को पता होने चाहिए जो ज्यादा चर्चा में। जिनमें एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, कहां पर, तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी वहां पर। इसके अलावा नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। एक अहमदाबाद में जो है वो कौन सी, पीआरएल, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। अब चूंकि भारत के इंक्लूजन में महत्वपूर्ण जो है वो सारे देश के हिस्सों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए अपने को नॉर्थ ईस्ट वाले जो है वो इसका नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस रिसर्च एप्लीकेशन सेंटर ओमियाम मेघालय में है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कोई सेंटर या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है तो ये कहां पर काम करता है, मेघालय के ओमियाम में। साथ में जो इसरो के द्वारा नए सैटेलाइट ऊपर भेजे गए हैं उनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी, या दूसरे देशों का सैटेलाइट आसमान में अपने को भेजना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कॉमर्शियल विंग, मतलब इससे 4 पैसे जनरेट हो और ये डिपार्टमेंट अपने आप सेल्फ फाइनेंस हो जाए, या हो सके संभव तो मुनाफा कमा के सरकार को दे। क्यों, क्योंकि इसरो अब इतना मजबूत हो गया है जो अपने देश की जरूरतों तो पूरा कर ही रहा है, साथ में विदेशों में या प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा सकता है। वो सेवाएं क्या हो सकती है, दूसरों का सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाना, या फिर अपना सैटेलाइट है उसकी कोई रेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका बैंड किसी दूसरे को सेवा के लिए देना, या अपने देश में प्राइवेट सेक्टर है जिनको स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है, टेलीकॉम सेक्टर वगैरह, या कोई रिसर्च काम करने वाले, या यूनिवर्सिटी, या कोई आर्मी, इन सब के लिए। तो उस केस में जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कॉमर्शियल विंग जो काम देखती है उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अर्लियर ये एक एजेंसी काम देखती है जिसका नाम था एंट्रिक्स। अब उसकी जगह पर एंट्रिक्स भी हालांकि है कंपनी, लेकिन उसकी जगह पर मैन काम कौन देखता अब, तो न्यू स्पेस एजेंसी इंडिया लिमिटेड ये सारा काम देखती है। ये तो हुई इसकी बेसिक सी बात। अब उसके बाद में हम देखें तो साल 2025 में क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसरो के नाम रही। तो एक तो इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन किया। यहां पर स्पेस का तो मतलब एसपीए का मतलब हो गया स्पेस, अंतरिक्ष, डी का मतलब डॉकिंग, और ए का मतलब एक्सपेरिमेंट। तो स्पेडेक्स मिशन किया जिसमें क्या किया गया, डॉकिंग करने का मतलब समझते आप, हवा में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट तेजी से गति कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो स्थिर नहीं है, गति कर रहा है। एक तो उनकी खुद की स्पीड है, तो उनकी दोनों की स्पीड को मैच करना और फिर उन दोनों को आपस में इंटरलिंक करना, जोड़ना, उनको कनेक्ट करना। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के लिए, फ्यूल रिफिलिंग के लिए, या फिर जैसे अपने नीचे से जाते हैं जमीन से एस्ट्रोनॉट जिसको हम कहते हैं अंतरिक्ष यात्री,
और वो आईएसए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहना चाहते हैं। तो वहां पर जो उनका आईएसए है ये खुद घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में, और जो उनकी जो जाती है लॉन्च व्हीकल या रॉकेट जिसके थ्रू वो ऊपर पहुंचते हैं, वो उससे जाके पहले क्या होती है, जुड़ती है, डॉकिंग होती है। तो हवा के अंदर, स्पेस के अंदर दो एरियल ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करवाने की टेक्नोलॉजी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनकी स्पीड को मैच करवाना और बहुत सारी चीजें करना एक साथ में जरूरत पड़ती है। तो इसरो ने आगे भविष्य में गगनयान मिशन भेजना है, या इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन आगे ऊपर अंतरिक्ष में बनाना चाहता है, तो उसकी एक रीढ़ की हड्डी टाइप की टेक्नोलॉजी है डॉकिंग करना। तो इंडिया के इसरो ने स्पेस डेक्स जो है वो मिशन उसको किया, जिसमें स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पर दो छोटे उपग्रह, जिनमें एक का नाम SDX-01 चेंजर और दूसरे का नाम टारगेट, जिससे जाके जुड़ना है, 220 किलोग्राम वजन था, और दोनों को जो है वो 30 दिसंबर 2024 को हरिकोटा के कौन सा PSLV कोर अलोन 60 नंबर की फ्लाइट से भेजा गया, और इन्होंने 16 जनवरी को सफल डॉकिंग का परीक्षण अपने को करके दिखा दिया, है ना। और इससे आगे 21 अप्रैल को दोनों उपग्रहों के बीच में सोलर पैनल से जो भी पावर ट्रांसमिशन एक में बन रही थी, दूसरे में उपकरण लगे हुए थे, तो उनका पावर जनरेशन का सप्लाई करके दिखा दिया। तो एक तो ये बड़ी उपलब्धि है जिसका नाम क्या है, स्पेडेक्स मिशन, इसकी बात की। दूसरी फिर क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब वैसे तो फसल होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा आगे की बात है। तो इसका जो वो एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म बनता है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। जमीन के ऊपर तो प्लांट हम उगाते हैं, है ना, जमीन पे प्लांट उगाते हैं क्योंकि नीचे जमीन है, जमीन में पानी है, पोषक तत्व है, सूटेबल टेम्परेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है प्रॉपर पृथ्वी का, और सूटेबल पीएच भी है, सब चीजें हैं। लेकिन अगर हम स्पेस में प्लांट उगाना चाहें तो फिर सप्लीमेंट्री सवाल बनता है, जमीन पे ही उगा लो, स्पेस में उगा के क्या करोगे? क्योंकि हम खुद जाते हैं, और हम खुद जाते हैं तो हमारा जो है वो आधे से ज्यादा काम अगर स्पेस में प्लांट उगा पाए तो वहां पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस में अगर हम प्लांट उगाने में सफल हो जाते हैं तो फिर आगे जो आईएसए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहेगा, उसके अंदर जब हम मनुष्य CO2 छोड़ेंगे तो पेड़ पौधे वो CO2 ले लेंगे और बदले में क्या दे देंगे? ऑक्सीजन। एक नंबर बात। दूसरा, जो वहां पर वेस्ट क्रिएट होगा वो खाद का काम करेगा पेड़ पौधों के लिए, और पेड़ पौधों बढ़ के जो भोजन मिलेगा वो खाने के लिए काम करेगा। एक ऑटोमेटिक इकोसिस्टम का निर्माण होगा कि नहीं? बट इतना भी आसान नहीं है। जमीन पे पेड़ उग जाते हैं, स्पेस के अंदर पेड़ उगाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर विभिन्न प्रकार की रेडिएशन आती है, दूसरा सूर्य की जो रेड और ब्लू लाइट जो पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए वो अवेलेबल हो नहीं हो, उसका स्पेक्ट्रम उतना। तीसरा, माइक्रोग्रेविटी उसकी जड़ें वगैरह उगने में। चौथा जो है वो वहां पर न्यूट्रिएंट पोषक तत्व और वो सब चीजें उपलब्ध कराना। तो इसरो ने अभी पिछले दिनों अपने जो ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में गए थे, उन्होंने भी एल्गी वगैरह पे प्रयोग किए हैं वहां पर, और इसके अलावा भी हमने प्रयोग किए हैं इसमें। क्या? जिसका नाम क्या रखा? क्रोप। क्रोप का पूरा नाम क्या रखा? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ये एक जो हम इसरो के जो सैटेलाइट भेजेंगे उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, जिसमें पेड़ पौधे ऊपर उगा पाए और फिर उनकी मेंटेनेंस करके उनसे लगातार हम अपना फायदा ले पाए, उसका डिजाइन है। तो इसका क्रोप्स फर्स्ट मिशन जो है PSLV कोर अलोन 60 जो फ्लाइट थी, उसके अंदर PSLV का जो चौथा स्टेज का जो लास्ट में, भाई हर स्टेज के ऊपर रॉकेट को ऊपर भेजते हैं, तो उसमें 3 तो फ्यूल के स्टेज होते हैं और चौथा स्टेज होता है जिसमें उपग्रह को ऊपर छोड़ा जाता है। फिर जो चौथे नंबर का जो है वो पोलर सैटेलाइट जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल नंबर 4, वो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें पेलोड या उपग्रह होते हैं, वो तो सारे प्लेस कर दिए, जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी काम में ले लिया जाए। तो पोएम 4 प्लेटफॉर्म एक जो है वो उपग्रह के साथ भेजा जाने वाला पेलोड, और उसमें 5 से 7 दिनों तक बीजों के अंकुरण और अंकुरण के बाद प्लांट को जिंदा रख पाए, वो प्रयोग इन्होंने करके देखा। किस पर? लोबिया। लोबिया क्या होता है? बिल्कुल सही, चौड़ा का फसल देखा अपने, चोले उगते हैं, तो बस उसी को कह देते हैं लोबिया। अपन भाई घर में कह देते हैं ऊंदरी, और इंग्लिश वाले माउस कह देते हैं, तो अपन उसको क्या कह देते हैं? चौला। और ये क्या है? लूबिया। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? विग्ना। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा, है ना। तो विग्ना उगुई कुलाटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके ऊपर सफल प्रयोग करके देखा गया है। आ गई बात समझ? क्या नाम रखा है इसका? क्रोप फर्स्ट मिशन। तो अंतरिक्ष में पेड़ पौधे उगा के मनुष्य की आगे भविष्य में
मुश्किलें आसान करने की दिशा में इसरो तेजी से काम कर रहा है। उसके बाद में आदित्य L1 हमने भेजा था, एक सूर्य की जो सरफेस है उसका अध्ययन करने के लिए। लेग्रांजे पॉइंट 1, 2 ऐसे बहुत सारे। और तो लेग्रांजे पॉइंट 1 जहां पर क्या होता है, लेग्रांजे पॉइंट जहां पर दो बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किया जा सके, और उसके चारों तरफ, उस लेग्रांजे पॉइंट के चारों तरफ जब स्पेस के अंदर अंतरिक्ष चक्र लगाता है तो उसको कौन सा ऑर्बिट बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। तो आदित्य L1 जो है वो अपना लेग्रांजे पॉइंट 1 के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, जिसको क्या बोला, हेलो ऑर्बिट, जिससे कि दोनों जो सेलेस्टियल बॉडी उनका ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव भी ना पड़े और उस ऑर्बिट को घूमने में कम से कम फ्यूल या एनर्जी का खर्चा करना पड़े। वो हेलो ऑर्बिट कहलाता है। वहां पर हमने भेजा था। अब उसने सूर्य की सतह का अध्ययन किया, उसकी डाटा इसरो ने दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों के साथ शेयर किए। तो इससे क्या है, अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इकबाल बढ़ता है, अपनी एक तरीके से टेक्नोलॉजी और उसकी ताकत का प्रदर्शन होता है ना। तो ये भी अपने को 2025 में किया राष्ट्रीय सम्मेलन। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस छोटे छोटे पॉइंट किए गए। अभी तक हमने जो स्पेस में भेजे हैं वो रॉकेट में PSLV अपना मेनली काम में आता है, फिर GSLV और फिर बाहुबली रॉकेट के रूप में मार्क 3 वो अभी काम में आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल अपने को आगे काम करने, जिससे कि बाहुबली या मार्क 3 रॉकेट से भी ज्यादा हैवी वजन के पेलोड हम या सैटेलाइट आसमानों में या अंतरिक्ष में भेज पाए। उसकी क्षमता लगभग जो वो टन के अंदर वर्तमान वाली से कहीं ज्यादा होगी। तो उसको लेकर के श्रीहरिकोटा के अंदर जो इसरो का सतीश धवन केंद्र है उसमें तीसरे लॉन्च पैड, जहां से कौन से जो है वो नए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भेजे जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के भेजे जाएंगे, जो ज्यादा क्षमताओं से युक्त होंगे, जो रीयूज किए जा सकेंगे, जिनकी क्षमताएं वर्तमान वालों से कहीं ज्यादा होगी। उसको लेकर एक नंबर तो ये छोटा अपने लिए फैक्चुअल बात। दूसरा, इसरो के द्वारा IIT मद्रास में एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहें या एक नया जो है वो केंद्र खोला गया है, जो क्या करेगा, फ्लूइड और थर्मल साइंस के ऊपर काम करेगा। अब फ्लूइड किसको कहते हैं, जो फ्लो करते हैं, हवा और क्या नाम से, गैसेज और लिक्विड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लूइड, तरल। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, तरल। तरल में कौन कौन शामिल है, एयर शामिल है, गैसेज, और साथ में कौन, लिक्विड, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, फ्लो प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड। जब नीचे जमीन से हम किसी रॉकेट को लॉन्च करने की सोचते हैं, तब से लेके स्पेस में लगातार जो है वो एक तरीके से अपने को गैसों का अध्ययन, एटमॉस्फेयर का अध्ययन, स्पेस में कौन सी गैस है उसका अध्ययन करना पड़ता है। प्लस साथ में जो उसके अंदर फ्यूल यूज करेंगे, वो लिक्विड कैसा बिहेव करेगा, वो टेम्परेचर कितना लेगा, वो सब चीजें अध्ययन किया जाता है। तो रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है, उस दौरान एटमॉस्फेयर में कितनी हीट पैदा होगी, उसको कितनी स्पीड से, उसका डिजाइन कैसे किया जाए, उन सब के लिए फ्लूइड और थर्मल ये साइंस जो है वो ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ना बेहद जरूरी है। और भारत के एक फेमस इसरो के वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने रामकृष्णन, तो एस रामकृष्णन ने एक एक्सपर्ट थे, टॉप नॉच साइंटिस्ट थे फ्लूइड और थर्मल साइंस के। कहां पर काम करते थे, इसरो में। इन्हीं के सम्मान में IIT मद्रास में जो आगे भविष्य में मिशन किए जाएंगे और ज्यादा बेहतर प्रिसाइज टेक्नोलॉजी, उसके लिए स्पेस, एटमॉस्फेयर, हीट का कंडक्शन कैसे होता है या ट्रांसफर कैसे होता है या कन्वेक्शन कैसे होता है, उन सब की स्टडी करने के लिए जो वो थर्मल साइंस और फ्लूइड की एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। कहां पर, IIT मद्रास में। किन के नाम पर, डॉक्टर एस रामकृष्णन के नाम पर। ये कौन थे, इसरो के महान वैज्ञानिक, जो किसके ऊपर एक्सपर्ट थे, फ्लूइड और थर्मल साइंस के ऊपर। उसके बाद में सेमी क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर प्रयोग किया। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों क्रायोजेनिक कंडीशन में होते हैं। सेमी क्रायोजेनिक कंडीशन में एक क्रायोजेनिक स्टेज में और दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर, इसके ऊपर प्रयोग किए। उसके बाद और आगे बढ़ते हम, एक NVS मिशन। NVS का मतलब यहां पर क्या हुआ, नेविगेशन सैटेलाइट 02 मिशन। भारत के अंदर खुद का नाविक नाम से एक जो है वो नेविगेशन सिस्टम है कि नहीं है, नेविगेशन उपग्रह। तो इस नाविक सिस्टम के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट काम कर रहे हैं। तो शुरुआत हमने की थी, उसके बाद में लगातार इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिलेशन ऑफ अपने को सैटेलाइट बनाना पड़ता है। और उसी सीरीज में नाविक को सपोर्ट करने के लिए 02 मिशन हमने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया। कितनी तारीख को, 29 जनवरी 2025 को। लॉन्च व्हीकल था GSLV की फ्लाइट नंबर 15
और ये इसलिए हम लिख रहे हैं, वैसे तो रूटीन में आते रहते हैं, क्योंकि ये इसरो की कौन सी फ्लाइट थी श्रीहरिकोटा से, 100वें नंबर की फ्लाइट थी, इसलिए इसको अपने को याद रखना चाहिए और आसानी से इसको जो है वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर स्थापित या जीटीओ में इसको स्थापित कर दिया गया। 100वें नंबर की फ्लाइट के कारण इसको अपने को याद करना चाहिए। इसके बाद में हम एक माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है क्या, विक्रम 3201। अच्छा, ये जो ऊपर हम भेजते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो स्वचालित होते हैं, तो क्या उनके लिए माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है। भारत में 2009 से पहले विक्रम 16 जो है वो 01 माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा था और 16 बिट के बजाय अगर 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो तो वो उपकरण ज्यादा बेहतर काम करेंगे या कम बेहतर, और बेहतर के बजाय 64 पे हो तो और ज्यादा बेहतर करेंगे। तो हमने 2025 के अंदर 16 बिट वाले से 32 बिट वाले पे ट्रांसफर किया और ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो इसरो के विभिन्न उपकरण होंगे उनमें काम में आता है। किसने इसको डेवलप किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सेमीकंडक्टर लैब जो है वो चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो उन्होंने मिलकर इसको विकसित किया है। अच्छा, इसके जो है वो 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जो विकास किए गए हैं इसरो द्वारा अभी तक, तो उसमें एक का नाम रखा गया है विक्रम 0.1 और दूसरे का नाम कल्पना चावला को सम्मान देने के लिए 32। क्योंकि यहां पर 32 बिट है तो इसलिए 32 आता है, फिर 01 लगाते हैं उसके आगे, है ना। तो 32 बिट का अंतरिक्ष के जो अपने डिजिटल उपकरण होंगे उनमें एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इसको किया गया है। ये भी एक उपलब्धि है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट अपना स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर। ये एक युग परिवर्तनकारी फ्यूल के सेंस में, जो रॉकेट हम ऊपर भेजते हैं उनके अंदर फ्यूल जो है वो जलता है तो प्रोपेलेंट के रूप में काम करता है और फिर थ्रस्ट मिलता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। अभी तक हम या तो सॉलिड फ्यूल के रूप में काम कर रहे थे या लिक्विड फ्यूल के रूप में काम में ले रहे थे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। लेकिन 2 और अवस्थाएं भी तो है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या हो अगर ये जो रॉकेट को थ्रस्ट देने वाला प्रपोल्सन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ना होकर के प्लाज्मा हो। अब प्लाज्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को थ्रस्ट मिलेगा तो रॉकेट को ऊपर ऑपरेट करवाने में अपने को एक तो कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और फ्यूल कम की जरूरत पड़ेगी तो रॉकेट हल्का होगा और रॉकेट हल्का होगा तो हम पेलोड ज्यादा भेज सकेंगे। तो उसके लिए स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर जो है उसके ऊपर इसरो ने काम शुरू किया। मार्च 2027 को जो अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए ऊपर रॉकेट में थ्रस्ट पैदा करने वाली चीज है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से अपन गैसें जो भरी होती है उसमें उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करें और प्लाज्मा से फिर लगातार प्लाज्मा को प्रोपेलेंट के रूप में नीचे निकाले और रॉकेट को ऊपर भेजने का थ्रस्ट प्रदान करवाएं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक अपना सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा और साथ में ये जो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से प्लाज्मा पैदा किया जाए और प्लाज्मा से फिर थ्रस्ट को ऊपर भेजा जाए तो उससे परंपरागत जो अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं करवा के जो अपन अभी तक गैसें बनाते थे जिससे थ्रस्ट मिलता था उसकी जगह पर ये काम में लेगा। इससे क्या होगा, उपग्रहों के वजन में कमी आएगी, साथ में जीवन काल में वृद्धि और ट्रांसपोंडर वगैरह की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल मिला के वजन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ऊपर पहुंचाने में इससे सहायता अपने को मिलेगी। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। ये जो अपन स्पेस में लगातार भेज रहे हैं सैटेलाइट, उससे क्या होगा, स्पेस जंक या स्पेस डिब्री, स्पेस के अंदर कूड़ा कचरा ई वेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको लेकर के स्पेस का ध्यान रखें, क्योंकि अगर स्पेस का कूड़ा कचरा ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर थोड़े दिनों बाद जो ऑपरेशनल नए सैटेलाइट हम भेज रहे हैं या नए जो इक्विपमेंट ऊपर भेजेंगे वो उनसे टकरा के उनको नष्ट कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। तो उसको लेकर के 2000 के अंदर एक संगठन जो है वो 17 विभिन्न देशों के जो स्पेस से रिलेटेड संगठन है उन्होंने ये एक जो वो चार्टर बनाया जिसका नाम रखा इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। दुनिया भर में जो है वो एक तो स्पेस का ध्यान रखें और दूसरा अपने नीचे जमीन के ऊपर, सॉरी मैंने वो स्पेस डिब्री वाला गलत बताया, यहां पर स्पेस डिब्री का तो है ही, साथ में दुनिया में कहां पर
चक्रवात आएंगे, कहां पर डिजास्टर होगा और कहां पर दूसरी सब चीजों की वजह से बड़ी जनहानि हो सकती है, उसके बारे में पृथ्वी के ऊपर लगातार रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर ग्राउंड स्टेशन पर सभी के साथ साझा किया जाएगा, जिससे कि डिजास्टर्स का दुष्प्रभाव रोका जा सके। और साथ में कहां पर कितना जो वो मिनरल माइनिंग हो सकती है या फिर कितने रिसोर्सेज हाइडल एनर्जी की पोटेंशियल कहां पर है, उन सब के बारे में भी ये आपस में इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। ये जो बनाया गया था इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर, उसका संस्थापक सदस्यों में से भारत भी एक है। 2025 में इसको कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। और इसरो ने इस बार यहां पर 6 महीने के लिए इस चार्टर का नेतृत्व किया। अलग अलग ये जो 17 संगठन है वो करते रहते हैं और इसको लेकर एक बैठक भी यहां पर आयोजित की गई। कहां पर? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के ऊपर, हैदराबाद के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपने लिए सवाल हो सकता है। वो स्पेस जंक वाला आगे अलग है, उसको अपने जो है वो अलग व्याख्या की, लेकिन जो जमीन के ऊपर डिजास्टर्स है उनके लिए ये बना है ना। इसके बाद में क्रोप को लेकर के जो अपना इसरो है, वो ऊपर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो भेजता है, वो अपनी बहुत तरीके से मदद करता है, चाहे वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, रिसोर्स लोकेशन हो या अन्य किसी तरीके से। इसी प्रकार देश में रबी की फसल कितनी दूरी में जो है वो उगाई जा रही है, रकबा ज्ञात करना हो, या फिर खरीफ की फसल कितनी दूरी में उगाई जा रही है, या चक्रवात या तूफान आया या लू चली उसकी वजह से कितनी दूरी में फसल खराब हो गई, ये सब रिमोट सेंसिंग से जो है वो सैटेलाइट के थ्रू सरकार के पास डाटा पहुंचेंगे तो सरकार ज्यादा बेहतर प्रबंधन कर सकती है कि कितना अनाज हमें प्रकोर करना है, इस बार जो है वो हमें कितना एक्सपोर्ट कर देना है, कितना इंपोर्ट करना है। क्योंकि टाइम से पहले अगर सरकार के पास बेहतर डाटा होंगे तो सरकार ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएगी। तो उसको लेकर के रबी के सीजन की जो है वो फसल की बुआई के दौरान डाटा वगैरह इकट्ठे किए गए और उसके आधार पर मूल्यांकन वगैरह किया गया। तो ये क्रोप का मिशन। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट का स्पार्क प्रोग्राम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट भारत का जो है वो बहुत ही एक पतले से कॉरिडोर से जुड़ता है। वहां की परंपराएं वगैरह जो है वो थोड़ी सी यूनिक है, अलग है, भारत से एक अलग पहचान के रूप में है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मुख्य धारा के इंडिया के साथ में इंटीग्रेशन हो, अलग अलग क्षेत्रों में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, उनको दिखने में वो मैंगलोइड नस्ल के थोड़े से हमसे अलग दिखते हैं तो उस कारण वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करें। तो उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। तो उसी सेंस में नॉर्थ ईस्ट का स्पार्क प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस, रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। तो स्पेस क्षेत्र में उनको बढ़ाने के लिए क्या किया गया? नॉर्थ ईस्ट के छात्र जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिज्ञासा जगाने के लिए वो अलग अलग जो बेंगलुरु स्थित के सेंटर है वहां पर भी, और भी दूसरे जो स्पेस से रिलेटेड है वहां पर आए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, पढ़ाई वगैरह की जाए, उनको अलग अलग बैच में अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाए। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट अपने लिए क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्पार्क प्रोग्राम क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का वहां पर स्पेस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका इंटीग्रेशन करना, उससे संबंधित प्रोग्राम है। उसके बाद में एक अपना यहां पर कॉन्फ्रेंस की गई जो कि किससे रिलेटेड है? ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसकी सह मेजबानी किसने की? इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी थीम जो है वो इस बार रखी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स एज स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। ये सवाल बहुत ही फैक्चुअल टाइप के होते हैं और कई बार निकलते हैं, तो थीम के ऊपर सवाल बनता है, ये गैलेक्स क्या चीज है इसके ऊपर सवाल बनता है, फुल फॉर्म के ऊपर, और कहां आयोजित की इसके ऊपर सवाल बनता है। 3 टाइप के फैक्चुअल सवाल इसमें बन जाते हैं, छोटे छोटे। उसके बाद में निसार मिशन तो हम जानते हैं, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जो कि ऊपर स्पेस के अंदर लगातार ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से संबंधित। तो उस निसार जो ऑपरेशन के अंदर अगर देखें हम तो ऊपर स्पेस के साथ साथ में पृथ्वी के ऊपर कहां पर रेगिस्तान बढ़ रहा है, कहां पर बर्फ बढ़ रही है, कहां पर विभिन्न प्रकार के डिजास्टर पैदा होने के चांसेस है, उन सब के ऊपर भी हर 12 दिन से ये फोटोग्राफ लेके इमेजिंग करके और नीचे स्पेस स्टेशन में भेजेगा। और इंडिया और यूएसए के बीच में एक तरीके से सॉफ्ट डिप्लोमेसी या विभिन्न क्षेत्रों में इंटरेस्ट करके भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बताने वाला एक मिशन, उससे संबंधित भी ये 2025 के अंदर लॉन्च किया गया।
फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक सवाल आने लायक बात बनता है, होप मिशन वाला क्या है ये? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन। यहां पर एनालॉग का मतलब है कि मान लो कि अपन एस्ट्रोनॉट भेजेंगे स्पेस में, गगनयान अपन भेजने वाले, तो वहां पर जब एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में तो उनको कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उनके शारीरिक चेंजेस क्या होंगे, विकिरणों के उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी फिजियोलॉजी में क्या आएगा, उनकी मानसिकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारे जब वो स्पेस में जाएंगे महसूस करेंगे। वैसा का वैसा रियल महसूस करवाने के लिए ऐसा एक मिशन धरती के ऊपर किया जाए तो वो उस रियल मिशन का क्या मिशन है? एनालॉग मिशन है। उसी के जैसा एनालॉजी वाला जो होता है, सेम टू सेम वैसा दिखने वाला, वैसा ही महसूस करवाने वाला, इसका क्या नाम रखा गया? होप। तो लद्दाख के अंदर ऐसा का ऐसा स्पेस कैप्सूल टाइप डेवलप किया गया और उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट है उनकी ट्रेनिंग करवाई गई और ये नोटिस किया गया कि उनके डीएनए में जो है वो बिना चेंज आए प्रोटीन निर्माण का पैटर्न कैसे बदलता है, उनके साइकोलॉजिकली किस तरीके से चेंजेस आते हैं और वो सारी चीजें, वो वैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं वगैरह कैसे की जाए। तो उसके लिए 31 जुलाई 2025 को उद्घाटन किया इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के द्वारा। कहां पर? लद्दाख की सो घाटी में, लद्दाख की सो घाटी के अंदर मिशन होप का। तो एक अच्छा सवाल बनता है ये भी, है ना, मिशन होप क्या है? तो मतलब पृथ्वी के ऊपर ही अलग अलग मॉड्यूल बना के स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट को पहले से वैसी की वैसी रियल सिचुएशन वाली ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने से ये संबंधित है। उसके बाद हम बात करें तो छोटी छोटी कुछ और इसके डेवलपमेंट। एक सरकार ने स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी है कि वो भी इस पे रिसर्च करे, वो भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराए ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से स्पेस से रिलेटेड सेक्टर को डेवलप किया जा सके और हम दुनिया के एक ग्लोबल हब बन जाए। तो उसी केस में एक स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। कहां पर? हैदराबाद में। इसने जो है वो पिछले दिनों बहुत सारे अच्छे अच्छे शुरुआत में स्टार्टअप के तौर पे काम किया। इसरो के ही पूर्व अच्छे जो इंजीनियर वगैरह हैं वो इसमें हैं और उन्होंने एक विक्रम फर्स्ट, विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर एक पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो है देश के अंदर प्राइवेट तौर पर विकसित करने वाला पहला ये स्काई रूट एरोस्पेस बना, जिसने विक्रम फर्स्ट नाम से निजी लॉन्च व्हीकल, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को बनाया। इसी प्रकार सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्रीहरिकोटा में एयर ड्रॉप टेस्ट, जब मान लो कि अपन एस्ट्रोनॉट ऊपर भेजेंगे तो वो वापस आएंगे तो स्पेस से जैसे एटमॉस्फेयर में वो एंटर करेगा, उनका जो भी जो उनका यान होगा या जो उनका एयरक्राफ्ट होगा उसके ऊपर तेजी से आग लगने के चांस है। तो फिर उसके पीछे पैरासूट खोला जाएगा जिससे कि उसकी स्पीड धीरे हो, फिर उसको समुद्र के ऊपर कहीं पर ड्रॉप करवाया जाएगा। तो ड्रॉप करवाया जाएगा तो वो धीरे 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 दूसरे तीसरे लेवल के पैरासूट खोलते चले जाएंगे और धीरे से पानी पर आकर गिरेगा। तो वो कौन कौन सा टेस्ट होता है? एयर ड्रॉप टेस्ट। उसको भी किया गया श्रीहरिकोटा से, ताकि गगनयान पे जो हमारे अंतरिक्ष यात्री वगैरह जाएंगे उसके लिए क्रू मॉडल के लिए पैरासूट आधारित प्रणाली का प्रदर्शन किया गया कि हम उसको करने में सक्षम हैं। इसके बाद अपने जो है वो तिरुअनंतपुरम केरल के अंदर, केरल आजादी से पहले त्रावणकोर रियासत था और त्रावणकोर रियासत के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था श्री चित्रा तिरुनल। इनके नाम पर वहां पर एक बहुत ही अच्छा जो है वो मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, एक तरीके से मेडिकल कॉलेज कह दो या फिर एक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सीधा ऑटोनोमस काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसरो ने इनके नाम पर श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, उसके साथ में एक टाई अप किया है जिससे कि जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनकी मेडिकल कंडीशन क्या होगी उसके ऊपर भी रिसर्च, मानव स्वास्थ्य का स्पेस के अंदर कैसा बदलाव होता है उसके ऊपर स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। इसके अलावा एक SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको लेकर एक तरीके से प्राइवेट अपना जो है वो सेंटर और अलग अलग संस्थाओं के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जिससे कि कोई भी मान लो कि यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट कंपनी है या छोटा देश है जिसकी लिमिटेड जरूरतें हैं और वो लो अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट भेज के अपना काम करवाना चाहता है, तो अभी तो क्या होता है कि आप ऑर्डर करोगे 6 महीने बाद लॉन्चिंग का नंबर आएगा और आएगा, तो रेडी रेफरेंस में इधर ऑर्डर प्लेस किया और 10 दिन के भीतर भीतर आपका सैटेलाइट लॉन्च कर दिया।
उसको लेकर के ये जो है वो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान टाइप का एक कोलैबोरेशन बना है, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको प्रोफेशनल वे में सेवाएं दे पाए, उसको लेकर ये प्रोग्राम है। उसके बाद में इसको हमने पिछले दिनों किया था, करंट में भी, नेवी का एक बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको बाहुबली रॉकेट के द्वारा भेजा गया, जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो बैंड के ऊपर संचार स्थापित किया जा सकेगा, जिसको डिकोड करना दुश्मन देशों के लिए उतना आसान नहीं होगा, हैक करना उतना आसान नहीं होगा। तो ये जो है वो जीसैट रुक्मणी जो पहले से काम कर रहा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसको रिप्लेस करने के लिए अभी भेजा गया, रिसेंट ही है। इसके ऊपर तो डिटेल में अपन ने वीडियो भी बनाया है। तो जीसैट 7 वाला, जीसैट 7R, आर का मतलब यहां पर क्या है, रिप्लेस, जिसने पुराने वाले रुक्मणी को रिप्लेस किया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक जो है वो माउंट आबू में अपने लिए खास हो जाता है। माउंट आबू के अंदर इसरो की एक ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है गुरु शिखर के ऊपर, और उसने यूएस वाले नासा के कोलैबोरेशन से एक नए अपने पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह की जो है वो खोज की है, जिसका नाम क्या रखा है, TOI। कितना, 6038A और लास्ट में B। जो 6038AB इस नए उपग्रह की खोज की है किसने, अपने यहां पर गुरु शिखर के ऊपर PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो इसरो के या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करती है, अहमदाबाद वाली, उसने पारस 2 नाम से गुरु शिखर अपने माउंट आबू के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी या फिर यूं कहे वेधशाला लगा रखी है। उसकी सहायता से एक नया उपग्रह ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है TOI 6038A। तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 78.5 गुना ज्यादा और त्रिज्या 6.41 गुना ज्यादा है। ये जो नेपच्यून है अपना, भाई अपने पृथ्वी ग्रह जो अपना सोलर सिस्टम है, उसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को वो दर्जा अब नहीं दिया गया। तो जो अपना यूरेनस और नेपच्यून है, उसके बीच, उसके आसपास के एरिया में जितने सेट ग्रह होने चाहिए उस टाइप का है। तो ये नेपच्यून से तो बड़ा उपग्रह और शनि से छोटा उपग्रह है, तो इसलिए इसको क्या बोला, सब सैटर्न कैटेगरी का। नेपच्यून ग्रह जैसे विशाल ग्रहों के बीच में संक्रमण क्षेत्र में सब सैटर्न, सैटर्न यहां पर क्या है, शनि। शनि ग्रह से छोटा, नेपच्यून से थोड़ा सा बड़ा, इसकी खोज की गई है ना। तो ये उप शनि आकार का, यानी कि शनि से छोटे साइज का उपग्रह खोजा गया। नाम क्या रखा, TOI 6038A। इसको अपने लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि RPSC की आदत में है, भाई ये पारस 2 क्या है, पहला सवाल बन जाता है, कहां पर स्थित है, ये कौन सी ऑब्जर्वेटरी है। तो PRL के द्वारा लगाई गई एक ऑब्जर्वेटरी है, हाल ही में इसके द्वारा खोजे गए ग्रह का नाम बताइए, तो TOI 6038A है ना, B। तो ये अपना इस साल का इसरो का उपलब्धियां रही, जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बन सकती है। मिशन होप के ऊपर बढ़िया सवाल बनता है, ये जो पारस 2 है इसके ऊपर बढ़िया सवाल बनता है, स्पेस डॉकिंग के ऊपर बढ़िया सवाल बनता है, इसके अलावा एयर ड्रॉप वाले पे ठीक सवाल बनता है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पे सवाल बनता है, इसके अलावा जो है वो निसार के ऊपर एक ठीक सवाल बन जाता है। तो इस तरीके के करंट अफेयर वाले सवाल इस पे बन जाते हैं। तो अपन मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।